बिना किसी आमंत्रण के भीड़ भाड़ वाले एक आलीशान समारोह में एक नंगे पांव लड़का धीरे धीरे भीतर चला आया। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी अमीर आदमी के हीरों को भी फीका कर दे। उसने कुछ नहीं मांगा, ना खाना ना पैसा। उसने बस एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसने सब कुछ जड़ कर दिया। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक औरत पर थी। वो औरत जो सालों से अपनी ही परछाई से भी कटकर एक कुर्सी पर बैठी थी। कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और उस एक पल ने एक पूरी जिंदगी की चुप्पी को तोड़ दिया। और तब उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर करोड़ों का मालिक भी बिना शब्दों के खड़ा रह गया। अब सवाल यह है, क्या सब कुछ एक झूठ पर टिका था, या इस बच्चे के पास कुछ ऐसा था जो कोई समझ नहीं पाया? पुणे के सबसे शानदार होटल द ग्रैंड इंपीरियल की चमचमाती रोशनियों के बीच एक धर्मार्थ शादी समारोह चल रहा था। ये शहर के सबसे अमीर लोगों का जमावड़ा था। हीरे मोती जड़े कपड़ों में सजी महिलाएं और महंगे शेरवानी पहने पुरुष सभी चमकते हुए चांदी के बर्तनों में शाही खाना खा रहे थे। लेकिन इस चकाचौंध भरे माहौल के बीच वीरा मल्होत्रा की आंखों में एक अजीब खालीपन था। 3 साल से व्हीलचेयर पर वह अपने पति इंद्रजीत के साथ सबसे ऊंचे टेबल पर बैठी थी, एक जीती जागती ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित, जिसकी कोई भावना नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा। जब इंद्रजीत ने अपना चैंपेन का गिलास उठाया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी के लिए जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, तो कुछ लोगों ने असहज होकर एक दूसरे की ओर देखा। वीरा की आंखों में पल भर के लिए दर्द की एक लहर दौड़ी, लेकिन वह मुस्कुरा दी। इंद्रजीत के शब्दों में छिपा व्यंग्य उसके अलावा सभी ने महसूस किया। उनका रिश्ता कितना अजीब था, बाहर से कितना सुंदर, भीतर से कितना खोखला। अचानक भीड़ के बीच से हलचल हुई। सुरक्षा गार्ड ने किसी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह छोटा था और तेज। एक पतला गंदे कपड़े पहने नंगे पांव वाला लड़का, शायद 10 या 11 साल का, सीधे वीरा की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न भीख का कटोरा, न कोई सामान बेचने के लिए, सिर्फ गहरी अविचलित आंखें जो सीधे वीरा को देख रही थीं। अरू, तुम फिर यहां क्या कर रहे हो? एक वेटर ने चिल्लाया। कितनी बार कहा है इन समारोहों में मत घुसो, लेकिन अरू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखें वीरा पर टिकी थीं, जैसे वह कोई देवी हो। वह धीरे धीरे उनकी व्हीलचेयर के पास पहुंचा, सभी मेहमानों के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी छोटी उंगलियों से वीरा के निष्क्रिय पैरों को छुआ। इंद्रजीत ने गुस्से से अपना गिलास मेज पर रखा। यह भिखारी यहां क्या कर रहा है? उसने गुर्राते हुए कहा। सुरक्षा। लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई कर पाता, अरू ने इंद्रजीत की ओर देखा और एक ऐसी आवाज में बोला जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर थी, साहब, मैं आपकी पत्नी को फिर से चलने में मदद कर सकता हूं। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर इंद्रजीत का ठहाका गूंजा, इतना जोर से, इतना क्रूर कि कई मेहमान असहज हो गए। तुम एक भिखारी मेरी पत्नी को ठीक करोगे? इंद्रजीत ने हंसते हुए कहा, जिसे दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। वाह, क्या जोक है। लेकिन वीरा नहीं हंसी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। 3 साल से उसे इस तरह की सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। अरू के शब्दों में एक अजीब विश्वास था, जैसे वह कुछ जानता हो जो कोई और नहीं जानता। एक होटल की कर्मचारी ने अरू को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वीरा ने अपना हाथ उठाया। रुको, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अपनी बात पूरी करने दो। इंद्रजीत अब गुस्से से लाल हो गया था। वह अपनी सीट से उठा और अरू का कॉलर पकड़ लिया। तुम मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रहे हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वह अरू को खींचते हुए मुख्य हॉल से बाहर निकला और एक प्राइवेट कमरे की ओर ले गया। वीरा ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में खो गई। मेहमान खुसुर फुसुर करने लगे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सहानुभूति दिखा रहे थे। एक और अजीब घटना इंद्रजीत मल्होत्रा के जीवन में, धर्मार्थ समारोह में भिखारी का प्रवेश,
इंद्रजीत ने अरूव को अंदर के एक कमरे में धकेल दिया। दरवाजा बंद करने वाला था, लेकिन अरूव ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे रोक दिया। अगर मैं यहां से चला गया, अरूव ने धीरे से कहा, तो वह कभी नहीं याद कर पाएगी कि उसे किसने पंगु बनाया। इंद्रजीत जम गया। उसके हाथ दरवाजे पर स्थिर हो गए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। क्या कहा तुमने? उसने कांपती आवाज में पूछा। अरूव ने इंद्रजीत की आंखों में देखा। उस छोटे से लड़के की आंखों में ऐसी गहराई थी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। आप जानते हैं कि मैंने क्या कहा मल्होत्रा साहब? अरूव ने धीरे से कहा। आप वह सब जानते हैं जो उस रात हुआ था, नीले कमरे में, जहां उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। इंद्रजीत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। नीला कमरा, वह कमरा जिसे उसने 3 साल पहले ताला लगा दिया था, वह कमरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। तुम कौन हो? इंद्रजीत ने फुसफुसाते हुए पूछा। अरूव ने जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बच्चे की नहीं बल्कि किसी प्राचीन आत्मा की लग रही थी। इंद्रजीत ने अरूव को अंदरूनी कमरे में बंद कर दिया, एक ऐसे कमरे में जहां आमतौर पर महत्वपूर्ण मेहमानों को बैठाया जाता था। अब वहां एक भिखारी बच्चा था जिसके पास कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जिसके शब्दों ने इंद्रजीत के अंदर भूचाल ला दिया था। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को फोन किया, पुलिस को बुलाओ, इस लड़के को गिरफ्तार करवाना है। लेकिन फोन रखते ही उसके दिमाग में अरूव के शब्द गूंजे। नीला कमरा, कैसे जानता था यह लड़का? कौन बता सकता था उसे वीरा की पंगुता के बारे में? डॉक्टरों ने कहा था कि वीरा की पैरालिसिस का कोई स्पष्ट मेडिकल कारण नहीं है, एक तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मानसिक आघात से उत्पन्न। इंद्रजीत ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लगाई। उसके हाथ कांप रहे थे। एकदम से उसने महसूस किया कि कमरे में एक छोटा सा दर्पण लटका है। उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, पसीने से तर, आंखों में डर। क्या वह वास्तव में डर रहा था, एक मामूली भिखारी से, या उस सच से जो 3 साल से दफन था? उसने दर्पण को उलट कर रख दिया। जब वह वापस शादी के हॉल में पहुंचा तो वीरा एक भावनात्मक संकट में थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। मेहमान असहज होकर दूर खड़े थे। कोई नहीं जानता था कि क्या करे। इस तरह की सार्वजनिक भावनात्मक अभिव्यक्ति मल्होत्रा परिवार के लिए अनसुनी थी। मुझे उस लड़के से मिलना है, वीरा ने इंद्रजीत के आते ही कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसने वर्षों से नहीं सुनी थी। अभी, इसी वक्त। यह कोई तमाशा नहीं है वीरा, इंद्रजीत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शब्दों में आक्रोश था। वह एक धोखेबाज है, एक भिखारी। मुझे पता है वह क्या है, वीरा ने कहा। उसकी आंखें अब सूख गई थीं। लेकिन वह कुछ जानता है, इंद्रजीत, कुछ ऐसा जो हम सब भूल चुके हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं। समारोह जल्दी ही समाप्त कर दिया गया। मेहमानों को बताया गया कि वीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, लेकिन वे सब जानते थे कि कुछ और ही हुआ था, कुछ ऐसा जिसने पुणे के सबसे शक्तिशाली दंपति के चेहरे पर भय की छाया डाल दी थी। अगली सुबह चाय के वक्त इंद्रजीत ने आखिरकार हार मान ली। उसने अरूव को वीरा से अकेले मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। वह पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह लड़का कौन है? मल्होत्रा हवेली का चाय कक्ष प्राचीन ब्रिटिश शैली में सजा था। पुराने आराम कुर्सियां, एंटीक टी सेट और खिड़कियों से झांकती ताजी सुबह की धूप। वीरा अपनी व्हील चेयर में थी। उसके हाथ उसकी गोद में रखे थे। अरूव को अंदर लाया गया। अब वह साफ कपड़े पहने था। नौकरों ने उसे नहलाया था और पुराने कपड़े दे दिए थे, लेकिन उसकी आंखें वहीं थीं, गहरी, जानकार। कमरे से सभी को बाहर भेज दीजिए, अरूव ने शांत आवाज में कहा। हमें पूर्ण एकांत चाहिए। इंद्रजीत ने आपत्ति जताई, लेकिन वीरा ने उसे एक नजर से चुप करा दिया। ठीक है, उसने कहा, सब बाहर जाओ और कोई भी हमें डिस्टर्ब न करे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अरूव धीरे से वीरा के पास गया। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसकी आंखों में देखा।
मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अरु ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बस सुनिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर को जवाब देने दीजिए। वीरा ने सहमति में सिर हिलाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या आप नीले कमरे को याद करती हैं? अरु ने पूछा। वीरा ने अपने होंठ काटे। हाँ, वह याद करती थी। वह कमरा जो हवेली के पिछले हिस्से में था, जिसे 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। क्या आपको चमेली की खुशबू याद है? अरुव ने आगे पूछा। वीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। चमेली, उसका पसंदीदा फूल। उस रात वह चमेली का इत्र लगाए थी। क्या आपको वह चीख याद है जिसे किसी ने नहीं सुना? वीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। वह चीख, वह उसकी अपनी थी। अरुव ने धीरे से वीरा के पैरों को छुआ। आप अपने अंदर जो भी महसूस कर रही हैं, उसे बाहर आने दीजिए। डरिए मत। वीरा के पूरे शरीर में कंपी दौड़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आने लगे। अंधेरा कमरा, खिड़की से आती चांदनी, किसी के कदमों की आहट, एक धक्का और फिर दर्द। इतना तीव्र दर्द कि उसने चीखना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकली। ऊपरी मंजिल पर हवेली की पुरानी नौकरानी कामिनी चाय की ट्रे लेकर जा रही थी। अचानक चाय कक्ष से एक धम्मे की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। कामिनी ने ट्रे छोड़ी और दौड़कर नीचे गई। जब वह कमरे में पहुंची तो जो दृश्य उसके सामने था, उससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वीरा अपनी व्हील चेयर से उठी थी। वह कांपते हुए टेबल का किनारा पकड़े खड़ी थी। वह एक कदम नहीं चल पा रही थी, लेकिन वह खड़ी थी। 3 साल बाद पहली बार अपने पैरों पर। इंद्रजीत दौड़कर कमरे में आया। उसके पीछे सुरक्षा गार्ड और अन्य नौकर थे। उसने जो देखा, उससे वह स्तब्ध रह गया। यह असंभव है, उसने हकलाते हुए कहा। तुमने क्या किया? उसने अरुव से पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और डर का मिश्रण था। अरुव का चेहरा शांत था, बिल्कुल भावहीन। उसने इंद्रजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने कुछ नहीं किया, अरुव ने धीरे से कहा। वह खुद याद कर रही है। वीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे। ये किसी और चीज के थे, जागृति के, समझ के और शायद बदले के। याद? इंद्रजीत ने दोहराया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह क्या याद कर रही है? वीरा ने अपनी पति की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। वह कुछ कहने वाली थी, लेकिन अरुव ने उसे रोक दिया। सब कुछ एक एक करके, अरुव ने कहा। पहले उन्हें अपने शरीर को फिर से महसूस करने दीजिए, फिर दिमाग याद करेगा और तब हृदय न्याय मांगेगा। कामिनी ने वीरा को सहारा देकर उसकी व्हील चेयर पर बिठाया। वीरा अब भी कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे वह जागी हो, एक लंबे अंधकारमय सपने से। इंद्रजीत ने अरुव को कड़ी नजरों से देखा। तुम्हें पता है ना? तुम्हें सब पता है। अरुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की के पास चला गया और बाहर देखने लगा, जहां बगीचे में चमेली के फूल खिले थे। फिर उसने धीरे से कहा, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ इंद्रजीत ही सुन पाया। सच्चाई आपके घर में ही छिपी है मल्होत्रा साहब, आपकी दीवारों में, आपके आईनों में और सबसे ज्यादा आपके परिवार के भीतर। मल्होत्रा हवेली में एक अजीब सन्नाटा था। नौकर चाकर चुपचाप अपने काम में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। वीरा का अचानक खड़े होना, वह भी 3 साल बाद, किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब भी वह पूरी तरह से चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर आए, परीक्षण किए और हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वीरा के पैरों में संवेदना लौट रही थी, मांसपेशियां जागृत हो रही थीं, लेकिन इसका कोई चिकित्सकीय कारण वे नहीं बता पाए। इस बीच वीरा के दिमाग में अतीत के फ्लैशबैक्स आने लगे थे। हर रात वह एक ही सपना देखती, नीला कमरा, जहां दीवारें सुनहरे बेल बूटों से सजी थीं, पुराने अंग्रेजी शैली के फर्नीचर और एक विशाल दर्पण जो पूरी दीवार पर फैला था। उस कमरे में वह अकेली नहीं थी। किसी की आहट
फुसफुसाहट और फिर हंसी। एक ऐसी हंसी जिसमें क्रूरता थी, लेकिन चेहरे धुंधले थे, आवाजें अस्पष्ट, जैसे कोई उसकी यादों को सेंसर कर रहा हो। एक रात जब चांदनी हवेली के प्राचीन बागान पर छाई थी, वीरा अपनी व्हीलचेयर पर बैठी जाग रही थी। हालांकि वह अब कुछ कदम चल सकती थी, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर थी। उसने अपने सामने रखी तस्वीर को देखा, शादी की तस्वीर, जिसमें वह और इंद्रजीत मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आज उसे उस मुस्कान में कुछ अलग दिखा, एक खोखलापन, एक झूठ। उसने अचानक तस्वीर को उलट दिया। अरु, जिसे अब हवेली में रहने की अनुमति दी गई थी, धीरे से कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। यह आपकी है, उसने कहा, डायरी आगे बढ़ाते हुए। मैंने इसे हवेली के पुराने स्टोर रूम में पाया। वीरा ने डायरी खोली। उसकी अपनी लिखावट 3 साल पुरानी। उसने पढ़ना शुरू किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। डायरी में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है इस घर में। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। आज रात मैंने नीले कमरे से आवाजें सुनी, पुरुषों की आवाजें, हंसी और कुछ भारी चीज खिसकने की आवाज। जब मैंने इंद्रजीत से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कल्पना कर रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने क्या सुना। मैं कल रात नीले कमरे में जाऊंगी, यह पता लगाने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। यह आखिरी प्रविष्टि थी। उसके ठीक अगले दिन वह पंगु हो गई थी। मुझे लगता है किसी ने मुझे धोखा दिया, वीरा ने धीमे से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। कोई तो था जिसने मुझे रोकना चाहा, जो नहीं चाहता था कि मैं जानूं। इस बीच इंद्रजीत अपने ऑफिस में अरु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया था। मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है, उसने कहा, सिगरेट जलाते हुए। कहां से आया है, कौन है इसके माता पिता, क्या संबंध हो सकता है इसका हमारे परिवार से। सिक्योरिटी हेड ने अपनी रिपोर्ट पेश की। साहब, हमने पुणे के सभी बाल आश्रमों, एनजीओ और स्ट्रीट किड्स के नेटवर्क से पूछताछ की। कोई भी अरु को नहीं पहचानता। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, न स्कूल में, न अस्पताल में, न पुलिस में। जैसे वह अचानक प्रकट हुआ हो। इंद्रजीत ने अपना गिलास टेबल पर पटका। यह कैसे संभव है? हर किसी का कोई न कोई इतिहास होता है। हर एक अजीब बात साहब, सिक्योरिटी हेड ने आगे कहा, थोड़ा हिचकते हुए। उसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो उसे पता नहीं होनी चाहिए। मेम साहिबा के बारे में, हवेली के बारे में, जैसे वह पहले से यहां रह चुका हो। इंद्रजीत की भौहें तन गईं। क्या मतलब? वह पुराने सेवकों के नाम जानता है जो वर्षों पहले यहां से चले गए। वह जानता है कि पुराना भंडार कहां है जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता। और वह रुक गया। और क्या? इंद्रजीत ने पूछा। अब उसकी आवाज में एक अजीब चिंता थी। वह नीले कमरे के बारे में सब कुछ जानता है। वह सही तरीके से बता सकता है कि दर्पण कहां लगा था, पर्दे किस रंग के थे, यहां तक कि वह यह भी जानता है कि दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा है जिसके बारे में सिर्फ आप और आपके परिवार के लोग ही जानते हैं। इंद्रजीत का चेहरा पीला पड़ गया। वह खिड़की की ओर मुड़ गया ताकि सिक्योरिटी हेड उसके चेहरे को न देख सके। तुम जा सकते हो, उसने कहा, और हां, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। अकेले रहने पर इंद्रजीत ने अपने डेस्क के दराज से एक चाबी निकाली, एक छोटी सी सुनहरी चाबी जिसे उसने 3 साल से छिपा रखा था। नीले कमरे की चाबी। इधर वीरा अपने कमरे में अकेली थी। उसने डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया, हर शब्द, हर इशारे को समझने की कोशिश करते हुए। अचानक उसकी नजर एक वाक्य पर पड़ी जिसे उसने पहले नहीं देखा था। अगर मुझे कुछ होता है तो नीले कमरे के दर्पण में देखना। उसका दिल धड़क उठा। दर्पण, वही दर्पण जिसके सामने वह अक्सर खड़ी होती थी, अपने बालों में सजाते हुए चमेली के फूल। वह दर्पण जिसके बारे में अरुण ने भी बात की थी। वीरा ने अपना फोन उठाया और पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की, शादी से पहले की, जब वह और इंद्रजीत नए प्रेमी थे। एक तस्वीर उसका ध्यान खींच गई। उसमें वह नीले कमरे में खड़ी थी, इंद्रजीत के साथ, और पीछे दर्पण में एक अजीब परछाई दिखाई दे रही थी, किसी और की परछाई। वीरा ने चौंक कर फोन गिरा दिया। उसके दिमाग में फिर से वही आवाजें गूंजने लगीं।
मर्दों की हंसी, फुसफुसाहट और फिर वह धक्का जिसने उसे गिरा दिया था। उसी रात वीरा अपने कमरे में अकेली रो रही थी। उसने हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी कामिनी को बुलाया, जो उसके बचपन से उसके साथ थी। कामिनी, वीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे सच बताओ, तुम्हें लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ था उस रात? कामिनी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और दरवाजे की ओर देखा, जैसे चेक कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। मेम साहिबा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस रात के बाद नीले कमरे की सफाई करने वाले हर नौकर को निकाल दिया गया। जो कुछ भी हुआ था वे नहीं चाहते थे कि कोई गवाह बचे। कौन नहीं चाहता था कामिनी? वीरा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, कामिनी ने कहा, लेकिन मैंने बाद में खून के धब्बे देखे थे कालीन पर, जिसे जल्दी से बदल दिया गया था। वीरा का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा खून? मुझे नहीं पता मेम साहिबा, लेकिन मुझे लगता है। कामिनी ने रुककर इधर उधर देखा। मुझे लगता है किसी ने आपको सबोताज किया। और वह लड़का अरूव, वह जानता है कि वह कौन था। वीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसके मन में एक नया संकल्प जाग रहा था, सच्चाई का पता लगाने का, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। बाहर वरांडे पर अरू अंधेरे को देख रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जानता है। मल्होत्रा परिवार के विशाल डाइनिंग हॉल में दोपहर का भोजन तैयार किया गया था। हवेली की पुरानी लकड़ी की मेज जो किसी शाही दरबार की याद दिलाती थी, चांदी के बर्तनों और क्रिस्टल के गिलासों से सजी थी। इंद्रजीत ने अपनी मां राजमाला मल्होत्रा को आमंत्रित किया था, एक ऐसी महिला जिसका नाम ही पुणे के समाज में भय और सम्मान का पर्याय था। राजमाला का आगमन हमेशा एक तूफान की तरह होता था। नौकर घबराए हुए, मेहमान सतर्क और परिवार के सदस्य तनावग्रस्त। राजमाला ने हवेली में प्रवेश किया। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। उसकी आंखें तीक्ष्ण थीं, जैसे हर कोने की जांच कर रही हों। अपने सिल्क के साड़ी में भारी आभूषणों से लदी वह एक रानी के समान दिखती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वीरा पर पड़ी, जो अब बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चल सकती थी, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। वह क्षण भर के लिए रुकी, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वह भाव जल्दी ही गायब हो गया, लेकिन वीरा ने इसे देख लिया था। मेरी बहू, राजमाला ने आगे बढ़कर वीरा के माथे पर एक औपचारिक चुंबन दिया। सुना है तुम चमत्कारिक रूप से ठीक हो रही हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसके शब्दों में गर्मी नहीं थी, केवल शिष्टाचार था। वीरा ने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ सिर झुकाया। धन्यवाद माँ जी, आपका आशीर्वाद है। भोजन शुरू हुआ। नौकरों ने एक के बाद एक व्यंजन परोसे। दम बिरयानी, बटर चिकन, पालक पनीर और विभिन्न प्रकार की रोटियां और नान। वातावरण तनावपूर्ण था। केवल चांदी के कांटे चम्मच की खनक और कभी कभी इंद्रजीत के औपचारिक सवालों के जवाब सुनाई देते थे। अचानक राजमाला ने अपना गिलास जोर से मेज पर रखा। इंद्रजीत, उसने कड़कती आवाज में कहा, मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। तुमने सचमुच उस सड़क के भिखारी लड़के को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी है? इंद्रजीत ने अपना गिलास नीचे रखा और अपनी मां की आंखों में देखा। मां, अरू कोई साधारण लड़का नहीं है। उसने वीरा की मदद की है, ऐसी मदद जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। बकवास, राजमाला चिल्लाई। एक मल्होत्रा के घर में एक भिखारी? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? तुम्हारे पिता अपनी कब्र में करवट ले रहे होंगे। वीरा ने अपना सिर ऊपर उठाया। माँ जी, अरूव कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह विशेष है। विशेष? राजमाला ने तिरस्कार से कहा। क्या तुम भी उस बेवकूफी में विश्वास करने लगी हो? चमत्कार, रहस्यमय शक्तियां। हम मल्होत्रा हैं वीरा, हम अंधविश्वास में नहीं, व्यापार और शक्ति में विश्वास करते हैं। उसी समय दरवाजे पर एक हलचल हुई। अरू धीरे से कमरे में प्रवेश कर रहा था। उसके पैर नंगे थे, लेकिन उसने साफ कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें सीधे राजमाला पर टिकी थीं, जैसे वह उसके अंदर देख रहा हो। राजमाला ने अरूव को देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। यह क्या बदतमीजी है? एक गंदा लड़का मेरे भोजन के समय?
निकालो इसे यहां से। मां, इंद्रजीत ने कहा। अरू मेरा मेहमान है। मैं कोई नहीं सुनूंगी, राजमाला चिल्लाई। एक सड़क का कुत्ता मेरे परिवार के आसपास घूम रहा है, यह एक शर्म की बात है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकर भी स्तब्ध थे। अरू धीरे से आगे बढ़ा। उसके पैरों की आहट नहीं सुनाई दे रही थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। शर्म, अरू ने शांत आवाज में कहा। वहां है जहां आपने चिट्ठी छिपाई थी। सभी का चबाना रुक गया। राजमाला का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से कांटा गिर गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने हकलाते हुए कहा। अरू ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अजीब सी समझदारी थी। रंगोली पर छिपी चिट्ठी, पुराने मंदिर की चौकी के नीचे वह चिट्ठी जिसमें लिखा था। वह रुक गया, जैसे वह अपने शब्दों को तौल रहा हो। राजमाला अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। बस, मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। इंद्रजीत, अगर तुम अपनी मां का सम्मान करते हो तो इस लड़के को अभी निकाल दो। इंद्रजीत दुविधा में था। उसकी आंखें अरू और उसकी मां के बीच घूम रही थीं। उस रात के बाद से, जब अरू ने वीरा को खड़ा किया था, इंद्रजीत के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। क्या यह बच्चा वास्तव में जानता था कि क्या हुआ था? अरू, इंद्रजीत ने अंततः कहा, शायद अभी तुम्हें जाना चाहिए। अरू ने सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले उसने वीरा की ओर देखा और धीरे से कहा, पुस्तकालय, दीवार के पीछे, तीसरी किताब, दाईं ओर से। उस रात जब राजमाला अपने कमरे में सो रही थी, वीरा धीरे से पुस्तकालय में गई। अरू भी वहां था, एक मोमबत्ती के धुंधले प्रकाश में। वह एक विशाल बुकशेल्फ के पास खड़ा था, जिसमें पुरानी किताबें थीं, कानून की किताबें, इतिहास और कुछ धार्मिक ग्रंथ। दाईं ओर से तीसरी, अरू ने कहा, एक मोटी लाल जिल्द वाली किताब की ओर इशारा करते हुए। वीरा ने किताब निकाली, भारतीय दंड संहिता। वह बहुत पुरानी थी, धूल भरी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक पतला सा कागज निकला। यह मेरी लिखावट है, वीरा ने हैरानी से कहा। उसने पढ़ना शुरू किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नोट में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नीले कमरे के दर्पण में देखना। वीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे याद नहीं, मैंने यह कब लिखा था? आप डर रही थीं, अरू ने शांति से कहा। आपको लग रहा था कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आपने यह नोट उस रात लिखा था जब आपने नीले कमरे से आवाजें सुनी थीं। वीरा की छाती में दर्द सा उठा, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। लेकिन मैं इसे याद क्यों नहीं कर पा रही हूं? और तुम कैसे जानते हो इन सब के बारे में? अरू ने जवाब नहीं दिया, बस शांति से वीरा को देखता रहा। तभी पीछे से एक आहट हुई। इंद्रजीत वहां खड़ा था, उसका चेहरा पीला था। क्या मिला तुम्हें? उसने पूछा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। वीरा ने नोट उसे दिखाया। इंद्रजीत ने पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने इसे कहां से पाया? तुम्हारी मां के बारे में अरूप ने क्या कहा था? वीरा ने जवाब की बजाय पूछा। इंद्रजीत ने अपनी मां के कमरे की ओर देखा, जैसे वह चिंतित हो कि वह सुन न ले। वह पागल बकवास कर रहा था। वीरा, मेरी मां एक सख्त महिला है, लेकिन वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वीरा ने इंद्रजीत की आंखों में देखा। तुम्हें यकीन है इंद्रजीत? तुम्हें वास्तव में यकीन है कि तुम्हारी मां मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती? इंद्रजीत ने जवाब नहीं दिया। अरूप धीरे से आगे बढ़ा और नोट इंद्रजीत के हाथों से लिया। चलिए, उसने कहा, अब हमें नीले कमरे के दर्पण को देखना होगा। अगली सुबह इंद्रजीत ने अपनी मां का सामना किया। वह उसके कमरे में गया, जहां राजमाला अपने बालों में कंघी कर रही थी। मां, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राजमाला ने अपनी कंघी नीचे रखी और अपने बेटे की ओर मुड़ी। क्या है इंद्रजीत? वह लड़का अरू, वह एक चिट्ठी के बारे में क्या कह रहा था? कौन सी चिट्ठी? राजमाला का चेहरा कड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक क्षणिक भय झलका। वह लड़का पागल है, वह बकवास कर रहा था। लेकिन मां, उसने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम परेशान हो गई। मैंने देखा था तुम्हारा चेहरा। राजमाला उठी और खिड़की के पास चली गई। बाहर से सुबह की धूप आ रही थी
लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। इंद्रजीत, राजमाला ने बिना मुड़े कहा, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो किसी भी बीमारी से ज्यादा पंगु बना देती हैं। वह वाक्य एक सजा के समान गूंजा। इंद्रजीत पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट मात्र थी। राजमाला उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। मतलब यह है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब तुम नहीं चाहोगे। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका अनावरण तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह वाक्य कमरे में लटका रहा, एक भयावह चेतावनी के रूप में। सूरज डूबने के बाद जब हवेली के हर कोने में छाया गहरी होने लगी थी, अरु ने वीरा को नीले कमरे की ओर ले जाना शुरू किया। गलियारे लंबे और संकरे थे। दीवारों पर लगे पुराने तैलीय चित्र जैसे उन्हें ताक रहे थे। वीरा बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चल सकती थी। हर कदम के साथ उसका साहस बढ़ता जा रहा था। इंद्रजीत ने अपनी मां के कमरे से बाहर निकलकर उन्हें देखा, लेकिन रोका नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हार का भाव था। जैसे जैसे वे नीले कमरे के करीब पहुंचे, वीरा के कदम धीमे पड़ने लगे। एक अजीब सी कंपी उसके शरीर में दौड़ गई। अरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे आश्वासन दे रहा हो। हवेली के इस हिस्से की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे यहां कोई अदृश्य उपस्थिति हो। एक क्षण के लिए वीरा को लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो, लेकिन जब वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। क्या यह उसके दिमाग का खेल था, या वास्तव में इस कमरे में कुछ था जो उसे बुला रहा था? क्या तुम तैयार हो? अरुव ने पूछा, नीले कमरे के बंद दरवाजे के सामने रुकते हुए। वीरा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। इंद्रजीत, जो अब उनके पीछे आ चुका था, ने अपनी जेब से वही सुनहरी चाबी निकाली जिसे उसने 3 साल से छिपा रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वीरा, इंद्रजीत ने धीमे से कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहती हो? कुछ यादें भूली हुई ही अच्छी होती हैं। वीरा ने उसकी आंखों में देखा। यादें भूली नहीं हैं इंद्रजीत, वे छिपाई गई हैं, और मुझे जानना है क्यों। इंद्रजीत ने अंततः दरवाजा खोला। धूल भरी हवा का एक झोंका उनके चेहरों पर लगा। कमरा अंधेरा था। सिर्फ बाहर चांदनी की रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। इंद्रजीत ने लाइट स्विच दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजली बंद है, उसने कहा। अरु ने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाली और जलाई। उसके धुंधले प्रकाश में कमरे का नीला रंग मृत्यु के समान भयावह लग रहा था। फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं, जो भूतों की तरह दिख रही थीं, और सामने की दीवार पर एक विशाल दर्पण था, जमीन से छत तक सुनहरे फ्रेम में जड़ा हुआ। वीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें दर्पण पर टिकी थीं। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगे। वह इसी दर्पण के सामने खड़ी थी, अपने बालों में चमेली के फूल लगा रही थी, और फिर अचानक अंधेरा, दर्द और चीख। यहां, अरु ने दर्पण के पास आकर कहा, इसके पीछे कुछ है। इंद्रजीत ने घबराहट से अपना गला साफ किया। यह बस एक आम दर्पण है अरु, इसके पीछे कुछ नहीं है। झूठ, अरु ने शांति से कहा। आप जानते हैं कि यहां क्या है। आपने ही इसे लगवाया था। वीरा ने इंद्रजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या मतलब इंद्रजीत? तुमने क्या लगवाया था? इंद्रजीत ने अपना सिर झुका लिया, जैसे हार मान ली हो। एक कैमरा, उसने अंततः कहा। सिक्योरिटी के लिए। मेरी मां ने कहा था कि हमें हर महत्वपूर्ण कमरे में निगरानी रखनी चाहिए। और वह कैमरा? वीरा ने धीरे से पूछा। वह उस रात भी चालू था? इंद्रजीत ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब दर्द का भाव था। हां। अरु ने दर्पण के फ्रेम को छुआ, और अचानक एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। एक गुप्त कंपार्टमेंट जो दर्पण के पीछे छिपा था। उसमें एक छोटा सा डिजिटल कैमरा था, जिसमें अभी भी मेमोरी कार्ड लगा हुआ था। आप इसे निकालिए, अरु ने वीरा से कहा, एक कदम पीछे हटते हुए। सच्चाई को उन्हीं हाथों से उजागर किया जाना चाहिए जिन्हें इसने पीड़ित किया है। वीरा ने कांपते हाथों से कैमरा निकाला। उसने इंद्रजीत की ओर देखा, जो अब पसीने से तर था। मैं नहीं जानता था, उसने
फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं देखी। मेरी माँ ने कहा था कि कुछ नहीं हुआ था, बस तुम फिसल गई थी। वीरा ने कैमरा चालू किया। स्क्रीन जल उठी और उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस का एक फोल्डर था। उसमें सिर्फ एक वीडियो था, उस तारीख का जिस दिन वीरा पंगु हुई थी। उसने प्ले बटन दबाया और अपने आप को 3 साल पहले देखा। वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट था लेकिन साफ था। ये एक रात की पार्टी दिखा रहा था, हवेली में एक जश्न। वीरा वहां थी, एक शानदार साड़ी में। उसके बाल खुले थे। वह इंद्रजीत के साथ मुस्कुरा रही थी, शैंपेन पी रही थी। और फिर वह अकेली हो गई, सब चले गए। वह दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बालों में चमेली के फूल लगा रही थी। अचानक वीडियो में कमरे का दरवाजा खुला, कोई अंदर आया। वीरा फिर से उस क्षण को जी रही थी, अपनी उंगलियों से महसूस कर रही थी जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। एक परछाई, एक सांस और फिर एक जोरदार धक्का, वीरा को बेड की नुकीली किनार पर गिराते हुए। वीडियो अचानक रुक गया, ठीक उस क्षण से पहले जब धक्का देने वाले का चेहरा दिखाई देता। वीरा ने हैरानी से सांस रोक ली। क्या हुआ? आगे का हिस्सा कहाँ है? कट कर दिया गया है, अरुव ने शांति से कहा, जानबूझकर, ताकि आप अपराधी को न पहचान सकें। वीरा ने इंद्रजीत की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अब आंसू थे। तुमने मुझे धक्का दिया था? इंद्रजीत पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर था। नहीं, मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वीरा, तुम मेरी पत्नी हो। तो फिर कौन था? वीरा ने कैमरा अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए कहा, कौन मुझे इतनी नफरत करता था कि मुझे पंगु बना दिया? अरुव दर्पण के पास खड़ा होकर शांति से बोला, हर अपराधी वीडियो में नहीं दिखता वीरा जी। कुछ लोग पर्दे के पीछे से खेलते हैं। वीरा का दिमाग घूम रहा था। इसका क्या मतलब था? क्या इंद्रजीत भी इसमें शामिल था? या उसकी मां राजमाला, जिसने हमेशा उसे नापसंद किया था? या कोई और? उस रात के डिनर में वातावरण तनावपूर्ण था। राजमाला अपने कमरे में खाना खा रही थी, शिकायत करते हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इंद्रजीत और वीरा मेज पर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक अनकही दूरी थी। अरू भी वहीं था, खामोशी से उनके साथ बैठा हुआ। वीरा के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना गिलास उठाया। उसके दिमाग में वही वीडियो बार बार चल रहा था, वह धक्का, वह गिरना और फिर अंधेरा। उसने गिलास अपने होंठों तक ले जाने से पहले रुककर इंद्रजीत को देखा। उनकी नजरें मिलीं और पहली बार वीरा ने अपने पति की आंखों में असली डर देखा। इंद्रजीत, वीरा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक नई दृढ़ता थी। तुम्हें याद है तुम उस रात कहाँ थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। इंद्रजीत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना गिलास नीचे रखा, उसके हाथ भी कांप रहे थे। अरुव मुस्कुरा रहा था। मैं बाहर था, इंद्रजीत ने अंततः कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक बिजनेस मीटिंग में। तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे देर हो सकती है। वीरा ने अपने पति को देखा। उसकी आंखों में अब संदेह था। कौन सी मीटिंग इंद्रजीत? किसके साथ? इंद्रजीत ने अपना गला साफ किया। पसीने से तर उसका माथा चमक रहा था। मेहता ग्रुप के साथ। हम एक मर्जर पर बात कर रहे थे। इस वार्तालाप के दौरान अरुव शांत बैठा रहा। उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वीरा ने अपना खाना छोड़ दिया। अब उसकी भूख गायब हो चुकी थी। कमरे में एक अजीब तनाव था, जैसे वातावरण में बिजली दौड़ रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो, वीरा ने अचानक कहा। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता थी। मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी से बात की थी उस दिन। उसने कहा था कि तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी। इंद्रजीत का चेहरा पीला पड़ गया। वीरा, ये पुरानी बातें क्यों कुरेद रही हो? क्या फर्क पड़ता है अब? जो हुआ सो हुआ। फर्क पड़ता है, वीरा अपनी बैसाखी के सहारे खड़ी होते हुए बोली। 3 साल से मैं एक पिंजरे में बंद हूं इंद्रजीत। न सिर्फ इस कमजोर शरीर में बल्कि झूठ के जाल में भी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या हुआ था उस रात। अरुव ने धीरे से कहा। शायद आपको कामिनी से पूछना चाहिए। वीरा और इंद्रजीत दोनों ने अरुव की ओर देखा। कामिनी मल्होत्रा हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी थी, जो वर्षों से यहां काम कर रही थी।
वह वीरा के कमरे की देखभाल करती थी और हवेली के हर कोने कोने से वाकिफ थी। कामिनी? इंद्रजीत ने पूछा। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। उसे इस सबसे क्या लेना देना? हर घर की दीवारों के कान होते हैं, अरु ने शांति से कहा, और नौकरों की आंखें। वीरा ने तुरंत कामिनी को बुलवाया। जब वह कमरे में आई तो उसका चेहरा तनाव से भरा था, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि क्या होने वाला है। कामिनी, वीरा ने धीरे से पूछा, तुम उस रात हवेली में थी जब मैं गिरी थी, है ना? कामिनी ने अपने पल्लू से हाथ पोंछा। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं। हाँ मेम साहिबा, मैं यहीं थी। और तुमने क्या देखा था? कामिनी ने घबरा कर इंद्रजीत की ओर देखा, जैसे उससे अनुमति मांग रही हो। इंद्रजीत का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। कामिनी, वीरा ने फिर से कहा। इस बार उसकी आवाज में एक कड़ापन था। सच बताओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं वादा करती हूं। कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं कह सकती मेम साहिबा, उन्होंने मुझे मना किया है। किसने? वीरा ने पूछा। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कामिनी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे एक बड़ा फैसला ले रही हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मैं जानती थी, लेकिन मुझे चुप रहने के लिए पैसे दिए गए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीरा के चेहरे पर शौक का भाव था, जबकि इंद्रजीत ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया था। किसने तुम्हें पैसे दिए कामिनी? वीरा ने धीरे से पूछा, हालांकि उसे लगने लगा था कि वह जवाब पहले से जानती है। कामिनी ने अपनी जेब से एक पुराना सा लिफाफा निकाला और वीरा की ओर बढ़ाया। यह रहा सबूत मेम साहिबा, मैंने इसे संभाल कर रखा था, शायद एक दिन सच्चाई सामने आने का वक्त आएगा। वीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया और खोला। उसमें एक चेक था, जिस पर सेवाओं के लिए लिखा था और मल्होत्रा फाउंडेशन की मुहर लगी थी। राजमाला की फाउंडेशन। वीरा के पैर जड़ से हिल गए। वह अपनी बैसाखी के सहारे लड़खड़ाई, लेकिन इंद्रजीत ने जल्दी से उसे संभाल लिया। मेरी सास, वीरा ने धीमे से कहा, उसने तुम्हें पैसे दिए चुप रहने के लिए? लेकिन क्यों? ताकि परिवार की इज्जत बची रहे, कामिनी ने कहा। अब उसके आंसू बह रहे थे। राजमाला मेम ने कहा था कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन अगर लोगों को पता चला तो स्कैंडल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप नाटक कर रही थीं, अपने आप को पीड़ित दिखा रही थीं। उन्होंने कहा कि आप बस फिसल गई थीं और अब परिवार को ब्लैकमेल कर रही थीं। वीरा का दिल टूट गया। न सिर्फ उसे चोट पहुंचाई गई थी, बल्कि उसे झूठा भी ठहराया गया था। और सबसे बुरी बात, इंद्रजीत ने कभी उसका साथ नहीं दिया था। तुम जानते थे, वीरा ने अपने पति की ओर मुड़कर कहा। उसकी आवाज में अब दर्द से ज्यादा गुस्सा था। तुम जानते थे कि तुम्हारी मां ने क्या किया और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। इंद्रजीत ने अपना सिर झुका लिया, जैसे हार मान ली हो। मैं नहीं जानता था वीरा, मुझे सच में नहीं पता था। झूठ! वीरा ने चिल्लाया। तुम सब जानते थे, तुम्हारी मां ने तुम्हें सब बता दिया होगा। अरु, जो अब तक शांत था, धीरे से आगे आया और कहा, पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है वीरा जी। राजमाला जी सिर्फ गवाहों को चुप करवाने के लिए जिम्मेदार थीं, वे खुद अपराधी नहीं थीं। इस बात ने सबको चौंका दिया। वीरा ने अरु की ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। मतलब? वीरा ने पूछा। वीडियो फुटेज में आपको धक्का देने वाला कोई था, अरु ने कहा, लेकिन वह भी किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। कहानी अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। जैसे जैसे सच्चाई का पर्दा उठ रहा था, मल्होत्रा परिवार का फाउंडेशन हिलने लगा था। राजमाला अचानक कमरे में प्रवेश कर गई। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। क्या हो रहा है यहां? उसने कड़कते हुए पूछा। जब उसकी नजर कामिनी के हाथ में लिफाफे पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गई। मां, इंद्रजीत ने कहा। अब उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। हमें बात करनी है। राजमाला ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और सीधे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैंने वही किया जो जरूरी था, उसने बिना किसी पछतावे के कहा। मैंने परिवार को बचाया। किससे बचाया मां जी? वीरा ने पूछा। अब वह भी सीधे खड़ी हो गई थी, बैसाखी के बिना, अपने इरादे की ताकत से।
मुझसे? मैं आपके परिवार के लिए। क्या खतरा थी? राजमाला ने वीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई कीड़ा हो। तुम हमेशा से खतरा थीं। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कमजोर हो गया था। तुम्हारी वजह से वह गलत फैसले लेने लगा था। और फिर तुमने उस रात जो देखा, वह अचानक रुक गई, जैसे उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया हो। वीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर अब पहले से मजबूत महसूस हो रहे थे। मैंने क्या देखा था माँ जी, मुझे बताइए। राजमाला ने स्वीकार किया। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि एक हादसा हुआ था। मुझे बताया गया था कि तुम फिसल गई थीं और फिर तुमने देखा कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैंने बस यह सुनिश्चित किया कि यह बात कभी बाहर ना जाए। कौन थे वे लोग माँ जी? इंद्रजीत ने पूछा। अब उसकी आवाज में गुस्सा था। आपने किसे हमारे घर में आने दिया था उस रात? राजमाला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। व्यापार भागीदार, उसने कहा। ऐसे लोग जिनकी वजह से मल्होत्रा परिवार आज इतना शक्तिशाली है। कभी कभी कुछ समझौते करने पड़ते हैं। वीरा ने अरूव की ओर देखा, जो अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? वीरा ने अरूव से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आप मुझे क्यों मदद कर रहे हैं? अरूव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी आवाज पहले से अलग थी, गहरी, परिपक्व, जैसे किसी वयस्क की। क्योंकि उसने मदद मांगी थी बहुत साल पहले। वीरा पीछे हट गई। अचानक उसे अरूव के शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वह नहीं जानती थी कि अरूव खुद के बारे में बात कर रहा था या किसी और के बारे में। अरूव के रहस्यमय शब्दों के बाद मल्होत्रा हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वीरा, इंद्रजीत और राजमाला तीनों ही उस छोटे से लड़के को देख रहे थे, जिसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। कामिनी ने चुपचाप कमरा छोड़ दिया, जैसे वह जानती हो कि जो कुछ अब होने वाला है वह सिर्फ परिवार के लिए है। तुम्हारा क्या मतलब है अरूव? वीरा ने धीरे से पूछा। किसने मदद मांगी थी? अरूव ने बिना जवाब दिए खिड़की की ओर देखा, जहां से पुणे की चमचमाती रोशनियां दिखाई दे रही थीं। वह अजीब रूप से शांत था, जैसे वह इस क्षण का इंतजार कर रहा था। राजमाला अचानक बोली, यह लड़का पागल है। इंद्रजीत, इसे अभी यहां से निकालो। उसकी आवाज में एक अजीब घबराहट थी, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। लेकिन इंद्रजीत ने अपनी मां की बात अनसुनी कर दी। उसने अरूव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक नया संदेह था। तुम कौन हो अरूव? सच बताओ। अरूव ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ फोटो निकाला और वीरा की ओर बढ़ाया। वीरा ने कांपते हाथों से उसे लिया और देखा। यह एक औरत की तस्वीर थी, शायद 30 साल की, जो एक छोटे बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। तस्वीर पुरानी और धुंधली थी, लेकिन महिला का चेहरा स्पष्ट था। वीरा की सांस रुक गई। उसने तस्वीर को करीब से देखा, फिर अरूव को, फिर तस्वीर को। यह संभव नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या है वीरा? इंद्रजीत ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। वीरा की आंखों में आंसू थे। यह लीला है, मेरी आया, जिसने मुझे बचपन में पाला था। वह मेरी अपनी मां से भी ज्यादा प्यारी थी मुझे। वीरा ने अरूव की ओर देखा। उसका दिल धड़क रहा था। और यह बच्चा मैं हूं, अरूव ने धीरे से कहा। 3 साल का। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राजमाला का चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे वह कोई भूत देख रही हो। वीरा का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश कर रही थी, जब लीला उसकी देखभाल करती थी। वह एक गरीब महिला थी, कोल्हापुर से आई थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वीरा के पिता ने लीला को नौकरी दी थी, और वह वीरा के साथ तब तक रही जब तक वह किशोरी नहीं हो गई। और फिर एक दिन लीला अचानक चली गई, या यूं कहें कि उसे जाना पड़ा। लीला, वीरा ने धीमे से कहा, जैसे कोई खोई हुई यादें वापस आ रही हों। वह कोल्हापुर चली गई थी। उसकी मां बीमार थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। अरूव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे। वह वापस नहीं आ सकती थी। उसकी मृत्यु हो गई थी,
एक दुर्घटना में, जब मैं केवल 3 साल का था। वीरा ने शौक से अपना मुंह ढक लिया। लीला मर गई, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया गया, क्योंकि यह एक रहस्य था। अरुण ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, एक और रहस्य जिसे मल्होत्रा परिवार ने दफन कर दिया था। इंद्रजीत हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसका हमारे परिवार से क्या लेना देना। अरुण ने अपनी नजर राजमाला पर टिकाई, जो अब चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर भय और क्रोध का मिश्रण था। उनसे पूछिए, अरुण ने कहा। आपकी मां जानती हैं कि लीला की मृत्यु कैसे हुई? वीरा अब अपनी बचपन की यादों में खो गई थी। लीला की मीठी आवाज, उसकी कहानियां, जैसे वह वीरा के बालों में चमेली के फूल लगाती थी, और फिर उसका अचानक चले जाना, जिसके बारे में वीरा के पिता ने कहा था कि वह अपने घर चली गई है। कोई पत्र नहीं, कोई विदाई नहीं। अरु, वीरा ने धीरे से कहा, तुम मेरे पास कैसे पहुंचे? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? अरु ने जवाब दिया, मेरी मां के मरने के बाद मुझे एक अनाथालय भेज दिया गया। मैं वहां से भाग गया और सड़कों पर रहने लगा। और फिर उसने एक पल के लिए रुककर वीरा की आंखों में देखा। फिर एक दिन मैंने आपकी तस्वीर देखी एक अखबार में। पुणे की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता वीरा मल्होत्रा, जो एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर पर थीं। अरुण ने आगे बताया कि कैसे उसने वीरा के बारे में जानकारी इकट्ठा की, कैसे उसने पता लगाया कि वह अब मल्होत्रा परिवार की बहू थी, और कैसे उसने महीनों तक हवेली की निगरानी की, जब तक कि उस धर्मार्थ समारोह का मौका नहीं मिला। मैं कभी चमत्कार करने नहीं आया था वीरा जी, अरुण ने कहा। मैं सिर्फ उस अन्याय को सुधारने आया था जिसे एक अमीर परिवार ने एक गरीब महिला के साथ किया था, और फिर उसकी बेटी के साथ भी। वीरा ने अरुण के हाथ अपने हाथों में लिए। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक नई दृढ़ता थी। लीला की मौत कैसे हुई अरुण? सच बताओ मुझे। इससे पहले कि अरुण जवाब दे पाता, राजमाला आगे बढ़ी। बस, यह बकवास और नहीं। इंद्रजीत, इस लड़के को यहां से निकालो। लेकिन इंद्रजीत भी अब सच्चाई जानना चाहता था। नहीं मां, अब और नहीं। मुझे जानना है कि हमारे परिवार ने क्या किया है। राजमाला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ता था। मैंने वही किया जो जरूरी था। वह औरत बहुत कुछ जानती थी, हमारे व्यापार के बारे में, हमारे कनेक्शंस के बारे में, और जब उसने धमकी दी कि वह सब कुछ पुलिस को बता देगी, वीरा का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने लीला को मरवा दिया? मेरी लीला को? राजमाला ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मैंने व्यवस्था की, हां, मैंने परिवार को बचाया। वीरा के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने अरु को गले लगा लिया, उस बच्चे को जिसकी मां को मल्होत्रा परिवार ने मार दिया था। और फिर 3 साल पहले उन्होंने वीरा को भी चुप कराने की कोशिश की थी। इंद्रजीत, जो अब तक इस सब में शामिल नहीं था, ने दीवार पर हाथ मारा। क्यों मां? वीरा ने क्या किया था? उसने देखा था, राजमाला ने कहा। उस रात पार्टी में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हमारे कुछ व्यापारिक भागीदारों को और उनके काम को। वीरा को अचानक याद आया। वह रात, नीला कमरा, वह दर्पण और उसमें दिखाई देने वाली परछाइयां, पुरुषों की आवाजें, फुसफुसाहट, और फिर वह दस्तावेज जिसे वे देख रहे थे, जिसमें लीला का नाम था। मैंने देखा था, वीरा ने हैरानी से कहा। मैंने दर्पण में देखा था कि तुम्हारे भागीदार एक औरत की हत्या के बारे में बात कर रहे थे, लीला की हत्या के बारे में। अरुण ने वीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अब आप समझती हैं? मैं कभी चमत्कार करने नहीं आया था। मैं बस अतीत को सुधारने आया था, जिसे अमीर लोगों ने नष्ट कर दिया था। इंद्रजीत, जो अब अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच फंसा हुआ था, अचानक टूट गया। उसने अरु के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा, धन, शिक्षा, भविष्य, बस इस बात को यहीं खत्म कर दो, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अरु ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ इंद्रजीत को देखा और कहा, मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। अब फैसला आपको करना है कि आप इस सच्चाई के साथ क्या करेंगे। वीरा, जिसके अंदर अब एक नई ऊर्जा थी, अपनी बैसाखी छोड़कर खड़ी हो गई।
उसने राजमाला की ओर देखा, फिर इंद्रजीत की ओर और अंत में अरुव की ओर, उस बच्चे की ओर जिसने उसे फिर से चलना सिखाया था, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। अगले दिन सुबह वीरा अकेली अपने कमरे में थी। उसने कल रात के बाद से किसी से बात नहीं की थी। उसने धीरे धीरे अपना वजन अपने पैरों पर डाला और खड़ी हुई, बिना बैसाखी के, बिना किसी सहारे के। पहले एक कदम, फिर दूसरा। वह लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं। धीरे धीरे उसने अपने कमरे के आईने तक का सफर तय किया। वह अपने प्रतिबिंब को देखती रही, एक महिला जिसे 3 साल पहले चुप करा दिया गया था, लेकिन जो अब फिर से बोल रही थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, जैसे लीला करती थी, और मुस्कुराई। आईने में वीरा के पीछे खड़े अरुव का प्रतिबिंब धुंधला होने लगा, जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रहा हो। सच्चाई सामने आने के बाद मल्होत्रा हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया था। राजमाला की शक्ति और प्रभाव, जो एक समय में अटूट लगता था, अब टूट चुका था। वीरा ने, जिसने अब पूरी तरह से अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया था, एक नया संकल्प लिया था, न्याय पाने का, न सिर्फ अपने लिए बल्कि लीला के लिए भी, और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें मल्होत्रा परिवार के धन और शक्ति ने कुचल दिया था। सुबह की धूप मल्होत्रा हवेली के विशाल आंगन पर बिखरी हुई थी। वीरा एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रही थी। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। उसके सामने बैठे वकील ने दस्तावेज को सावधानी से फोल्डर में रखा। वीरा मैडम, आप सुनिश्चित हैं? वकील ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। मल्होत्रा फाउंडेशन राजमाला जी की जीवन भर की मेहनत है, वीरा ने कलम रखते हुए कहा। जिस फाउंडेशन की नींव अन्याय और अपराध पर रखी गई हो, उसे गिर जाना ही चाहिए। मैं राजमाला को कानूनी रूप से प्रोसेस कर रही हूं और फाउंडेशन को भंग कर रही हूं। इंद्रजीत, जो अब एक बदले हुए इंसान की तरह दिखता था, ने अपनी पत्नी के फैसले का समर्थन किया। उसकी आंखों में अब एक नया विश्वास था, एक नई ईमानदारी। उसने अपनी मां से सारे संबंध तोड़ दिए थे, जिन्हें अब एक छोटे से फार्म हाउस में भेज दिया गया था, जहां वह अकेली रहती थी, बिना किसी शक्ति या प्रभाव के। वीरा ने एक नई फाउंडेशन स्थापित की थी, बारिश की यादें, वर्षा की स्मृतियां, जो उन पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित थी जिन्हें उनके अपने घरों, परिवारों या समाज ने चुप कराने की कोशिश की थी। वह अब पुणे के गलियों में जाती थी, घरेलू हिंसा और शोषण के शिकार लोगों की मदद करती थी, उन्हें आवाज देती थी जिनकी आवाज छीन ली गई थी। और अरु, वह एक रात अचानक गायब हो गया था, बिना किसी विदाई के, बिना किसी संकेत के। वीरा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते थे कि वह वापस कोल्हापुर चला गया था, अपनी मां की यादों के पास। कुछ का मानना था कि वह कभी वास्तव में मौजूद ही नहीं था। शायद वह किसी देवदूत की तरह आया था और अपना काम पूरा करके चला गया था। 1 साल बीत गया। वीरा का काम फलने फूलने लगा था। उसकी फाउंडेशन ने कई महिलाओं और बच्चों को नया जीवन दिया था, और हर नए केस के साथ वीरा को एक रहस्यमय तरीके से एक पत्र मिलता था, एक साधारण सा लिफाफा जिसमें बच्चे जैसी लिखावट में संदेश होता था और एक चमेली की पंखुड़ी। पत्र में कभी कोई पता नहीं होता था, कोई नाम नहीं होता था, सिर्फ एक संदेश होता था, आप जो कर रही हैं जारी रखें, कोई न कोई देख रहा है। इंद्रजीत भी बदल गया था। उसने अपनी कंपनी के व्यापारिक तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन किए थे, नैतिकता और पारदर्शिता पर जोर दिया था। वह अब वीरा के फाउंडेशन में स्वयंसेवक के रूप में काम करता था, अपना धन और प्रभाव अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। वीरा और इंद्रजीत का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। वह आत्मीयता, वह भरोसा जो कभी था, अब नहीं था। लेकिन उसकी जगह एक नया सम्मान था, एक समझ थी, एक साझा उद्देश्य था। अतीत उन्हें जोड़ता था और अलग भी करता था, एक अजीब सा बंधन जो न टूट सकता था, न पूरी तरह से जुड़ सकता था। राजमाला अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी, बिना किसी क्षमा के, सिर्फ खामोशी के साथ। वह कभी कभी पुणे की खबरें पढ़ती थी, वीरा और इंद्रजीत के काम के बारे में, और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आता था, शायद पछतावा, शायद गर्व, लेकिन कोई बात नहीं। वह
या शायद दोनों का मिश्रण। एक शाम जब पुणे के आकाश पर बादल छाए थे और हल्की बारिश हो रही थी, वीरा अपने फाउंडेशन के ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश में भीगी सड़क, चमकती स्ट्रीट लाइट्स, और अचानक उसे लगा जैसे उसने एक परिचित आकृति देखी। एक छोटा सा लड़का नंगे पांव जो उसके ऑफिस की ओर देख रहा था। वीरा तुरंत खड़ी हुई और दौड़कर बाहर गई, लेकिन जब वह सड़क पर पहुंची, वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और शाम की हवा। उसी रात वीरा ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी मुझे लगता है कि अरू वास्तव में कौन था। क्या वह सिर्फ एक अनाथ बच्चा था जिसने अपनी मां को खोया था, या वह कुछ और था? एक याद, एक आत्मा, एक सपना? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वह था, उसने मुझे फिर से जीना सिखाया। न सिर्फ चलना, बल्कि खड़े होना, आवाज उठाना और सच के लिए लड़ना। 10 साल बाद बारिश की यादें फाउंडेशन पूरे भारत में फैल चुकी थी। वीरा ने हजारों महिलाओं और बच्चों की मदद की थी, उन्हें नया जीवन दिया था। इंद्रजीत, अब एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, ने अपने व्यापारिक साम्राज्य का बड़ा हिस्सा दान में दे दिया था। वे एक साथ रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन वह गहरा प्यार कभी वापस नहीं आया। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद कभी वैसी नहीं हो पाती, और अरू, उसका नाम अब एक किंवदंती बन गया था। एक रहस्यमय बच्चे की कहानी जिसने एक शक्तिशाली महिला को फिर से चलना सिखाया, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। एक शाम पुणे के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला लड़कियों के एक समूह को कहानी सुना रही थी। वे उसके चारों ओर बैठी थीं, उनकी आंखें विस्मय से चमक रही थीं। और इस तरह बुजुर्ग महिला ने कहा, वीरा मल्होत्रा ने न सिर्फ अपने पैरों पर फिर से चलना सीखा, बल्कि उसने हजारों लोगों को भी उनकी आवाज वापस दिलाई। और वह लड़का अरू? एक छोटी लड़की ने पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वह कहां गया? क्या वह वास्तव में एक चमत्कारी बच्चा था? बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी से एक सूखी चमेली की पंखुड़ी निकाली, जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा था। यह मायने नहीं रखता कि वह वास्तविक था या नहीं, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक मीठी मेलोडी थी। जो मायने रखता है वह यह है कि उसने किसी को फिर से चलना सिखाया। लड़कियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर बुजुर्ग महिला को, जिसकी आंखों में अब आंसू थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप उन्हें जानती थीं, वीरा मल्होत्रा और अरू को? बुजुर्ग महिला ने सिर्फ मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमकने लगे थे। उसने धीरे से कहा, हर कहानी में एक सच्चाई होती है बेटी, और कभी कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियां ही सबसे सच्ची होती हैं। जैसे ही वह बोली, एक हल्की हवा चली और उसके हाथ से चमेली की पंखुड़ी उड़ गई, आकाश में खो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ले गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चमत्कार तब होते हैं जब हम अपने अतीत का सामना करने का साहस रखते हैं? वीरा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा बंधन हमारी अपनी चुप्पी होती है। अगर आप वीरा की जगह होते, क्या आप भी सच्चाई के लिए खड़े होते, भले ही वह सच्चाई आपके अपने परिवार को तोड़ दे? क्या आप किसी अनजान बच्चे पर विश्वास करते जब पूरी दुनिया आपको पागल कह रही हो? हर अंधेरे में प्रकाश की एक किरण होती है, और कभी कभी वह किरण वहां से आती है जहां से हम उम्मीद नहीं करते। अरू ने हमें दिखाया कि कमजोर लोग भी सबसे शक्तिशाली परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार आपके भीतर ही छिपा है, वह साहस जो आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति देता है। आज रात सोते समय अपने आप से पूछिए, अगर आपके जीवन में कोई अरू आता तो क्या आप उसकी बात सुनते? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंच सकें। याद रखिए, हर कहानी किसी न किसी की वास्तविकता होती है और आपका एक शेयर किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है।